प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा पिछले 50 दिनों में 11 करोड़ लोगों तक पहुंची। उन्होंने कहा, राष्ट्रव्यापी यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, भारत का लक्ष्य हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया पहल के माध्यम से दुनिया भर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने विमान चालक दल के लिए थकान संबंधी जोखिम प्रबंधन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए। SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार पिछले 8 वर्षों में देश में व्यक्तिगत आय असमानता में महत्वपूर्ण कमी आई और भारतीय निशानेबाज वरुण तोमर और ईशा सिंह ने इंडोनेशिया में एशियाई क्वालिफायर्स में स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किए। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से अपनी सभी योजनाओं को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने 2-3 दिन पहले ही अपनी यात्रा के 50 दिन पूरे किए हैं और 11 करोड़ लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे किए हैं। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना ये अपने आप में अभूतपूर्व है। समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार खुद पहुंच रही है, उसे अपनी योजनाओं से जोड़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है, सपनों की यात्रा बन चुकी है, संकल्पों की यात्रा बन चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों लोगों का जीवन आसान हुआ है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि सरकारी योजनाओं के लाभ से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, पंजाब और आंध्र प्रदेश के हजारों लाभार्थी शामिल हुए। हरियाणा में 39 लाख से अधिक लोग अब तक विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हो चुके हैं। इस दौरान स्वास्थ्य शिविरों में लगभग 7 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया तथा लगभग 5 लाख लोगों की तपेदिक की जांच कराई गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 29,000 से अधिक लोगों का पंजीकरण हुआ और 7,35,000 आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज केंद्र और राज्य सरकारों के आमूल चूल व्यवस्था परिवर्तन से देश और राज्य में पात्र लाभार्थियों को घर पर ही सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंच रहा है। एक रिपोर्ट। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का मौके पर लाभ दिया जा रहा है। इस दौरान ड्रोन दीदी योजना की जानकारी भी दी जा रही है। समय सहायता समूहों की महिलाओं और किसानों को ड्रोन से कीटनाशकों एवं खादों का छिड़काव करके भी दिखाया जा रहा है। कृषि में ड्रोन से कीटनाशकों के छिड़काव से प्रभावित अम्बाला के गांव सुबरी के एक किसान ने आकाशवाणी से कहा, आधुनिक खेती में तो ये बहुत जरूरी है जी। हम गन्ने की फसल लगाते हैं जी, इसमें बीमारी बहुत ज्यादा आती है और उसमें स्प्रे करने के लिए बीच में ना कोई भी मजदूर लगा लो या किसान अपने आप अंदर उसमें घुस के स्प्रे नहीं कर सकता और इससे हमें इसका ये फायदा होगा कि वो ऊपर से ही दवाई डाल के उसमें स्प्रे कर सकता है जी। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने और देश से भूखमरी को पूर्णतः समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सफलता की सराहना की। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र में श्री गोयल ने देश के विविध खाद्य उद्योग की प्रशंसा की और वैश्विक बाजारों को लुभाने की इसकी क्षमता पर जोर दिया। श्री गोयल ने भारत आटा और भारत दाल जैसे उत्पादों के माध्यम से खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने के प्रयासों की भी सराहना की।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत का लक्ष्य हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया पहल के माध्यम से दुनिया भर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना है। नई दिल्ली में आज केंद्र सरकार के अस्पतालों में नई स्वास्थ्य सुविधाओं के उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। हम वसुधैव कुटुंबकम की फिलोसॉफी में मानने वाले लोग हैं। हम हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया के द्वारा दुनिया को मदद करना चाहते हैं। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तब हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं और इसलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जितनी भी फैसिलिटी क्रिएट हम करते जा रहे हैं और आगे आवश्यकता के अनुसार हम करते जाते रहेंगे। डॉक्टर मांडविया ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में दुर्घटना तथा आपातकालीन वार्ड का उद्घाटन किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सफदरजंग अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर का उद्घाटन किया। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली के एम्स में राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में नए छात्रावास ब्लॉक और अकादमिक ब्लॉक का भी उद्घाटन किया। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेलीलॉ हमें सही राह दिखाती। अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं। तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2013-2014 और 2021-22 के बीच की अवधि की एक आर्थिक शोध रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में व्यक्तिगत आय असमानता में पर्याप्त कमी आई है। हाल के वर्षों में लोगों की आमदनी बढ़ने और मध्यम वर्ग की स्थिति मजबूत होने से ये संभव हो पाया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 9 वर्ष में जन औषधि केंद्रों के कारण देश भर में गरीबों के करीब 26,000 करोड़ रुपए बचाए गए हैं। श्री शाह नई दिल्ली में प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी पैक्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री शाह ने कहा कि इन सोसाइटी से अब ग्रामीण इलाकों के किसानों और गरीबों को किफायती दर पर दवाएं मिल सकेंगी। 9 साल के अंदर जन औषधि केंद्र के माध्यम से लगभग 26,000 करोड़ रुपया इस देश के गरीबों का बचा है। 26,000 करोड़, आप कल्पना कर सकते हैं कितनी राहत उनको मिली। परंतु आज मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में इसकी रीच बढ़ने जा रही है। ग्रामीण गरीबों को भी गुणवत्ता युक्त दवाइयां सस्ते और किफायती भाव से मिलेगी और मुझे इसका बहुत आनंद है कि सहकारिता क्षेत्र इसमें माध्यम बनने जा रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की कल होने वाली जम्मू यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित कर दी गई है। प्रधानमंत्री आज से गुजरात की 3 दिन की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री कल गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री विश्व की शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री का ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप मंच पर प्रमुख कारोबारियों के साथ विचार विमर्श करने का भी कार्यक्रम है। श्री मोदी वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में भागीदारी करेंगे। 10 जनवरी को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित होने वाले सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से देश भर में स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ये अभियान शुरू किया। इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से अयोध्या को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। देश के सभी तीर्थ क्षेत्रों और मंदिरों से अपना आग्रह दोहराऊंगा। लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के तीर्थ स्थलों पर
स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श के लिए भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की आज बेंगलुरु में बैठक हुई। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। मालदीव में 3 मंत्रियों के निलंबन पर श्री जोशी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के नई ऊंचाई पर पहुंचने और मातृभूमि का अपमान बर्दाश्त नहीं करने की भारतीयों की इच्छा शक्ति के कारण संभव हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने उड़ान चालक दल के लिए साप्ताहिक विश्राम अवधि को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया है। डीजीसीए द्वारा जारी संशोधित उड़ान ड्यूटी अवधि नियमों के अनुसार रात्रि ड्यूटी अब पहले की तुलना में आधी रात से सुबह 6 बजे तक होगी। रात के उड़ान संचालन के लिए अधिकतम ड्यूटी अवधि 8 घंटे और दिन के उड़ान संचालन के लिए अधिकतम ड्यूटी अवधि 10 घंटे तक सीमित कर दी गई है। डीजीसीए ने कहा है कि इसका उद्देश्य थकान संबंधी जोखिम प्रबंधन प्रणाली व्यवस्था में बदलाव लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को संसदीय चुनाव में लगातार चौथी बार ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से बात की। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को सफल चुनाव के लिए बधाई भी दी। इस बीच ढाका के गणभवन में संवाददाताओं और चुनाव पर्यवेक्षकों से बातचीत में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि भारत बांग्लादेश का एक बड़ा दोस्त है। शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश भारत को अपना पड़ोसी मानता है और दोनों के बीच प्रगाढ़ संबंध हैं। भारतीय निशानेबाज वरुण तोमर ने टीम और व्यक्तिगत स्पर्धा में तथा ईशा सिंह ने इंडोनेशिया में एशियाई क्वालीफायर्स में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किए। इसके साथ ही भारत ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए निशानेबाजी में अब तक 15 कोटा स्थान हासिल कर लिए हैं, जो टोक्यो 2020 के कोटा स्थान के बराबर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की महिला T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल मुंबई में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा पिछले 50 दिनों में 11 करोड़ लोगों तक पहुंची। उन्होंने कहा, राष्ट्रव्यापी यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, भारत का लक्ष्य हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया पहल के माध्यम से दुनिया भर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने विमान चालक दल के लिए थकान संबंधी जोखिम प्रबंधन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए। और SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार पिछले 8 वर्षों में देश में व्यक्तिगत आय असमानता में महत्वपूर्ण कमी आई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।